हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 2.0। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2023 के टीसीएस के द्वारा पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो ये वीडियो जो है ये पहला वीडियो है, तो इसमें हम लोग पहले सेट को देखेंगे। पिछले 2023 को पिछले साल जो 14 जुलाई से एसएससी सीजीएल का प्री हुआ था, तो हम लोग सारे सेट लगाएंगे डेली। तो आज पहला सेट है, तो आप लोगों को साथ साथ में आंसर करना है। आप लोग चेक कीजिए आप लोग का स्कोर क्या बन रहा है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? चलिए आंसर देने का प्रयास कीजिए इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13.4 मीटर। ठीक है, 13.4 मीटर जो है इसकी करेक्ट आंसर होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो सही आंसर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 5 वर्ष क्या होता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिएगा, 5 साल होता है इसका कार्यकाल। मैक्सिमम आयु होता है 65 साल। ठीक है, 65 ईयर्स। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इसका नियुक्ति कौन करता है इसकी? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है? अपना आंसर आप लोग ट्राई कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होने वाला है रक्षाबंधन। ठीक है, ऑप्शन डी में होगा रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है रक्षाबंधन। तो ये किस महीने में मनाया जाता है? अगर हिंदी कैलेंडर में देखा जाए तो श्रावण के मास में। ठीक है, श्रावण ये होता है हिंदी कैलेंडर में। और अगस्त में, अगस्त भी होता है, अगस्त में भी ये मनाया जाता है। तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, लेकिन ये जो क्वेश्चन है फ़िलहाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि करंट में आपको अपडेटेड क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको फिर भी मैंने दे दिया है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय डैश ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय डैश ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंशु मलिक। ठीक है, अंशु मलिक इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो ये जो चैम्पियनशिप में रजत पदक जो जीते हैं अंशु मलिक जी ने, तो ये 57 केजी, ठीक है, 57 केजी वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जो है,
अचल पूंजी के उपभोग को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो अचल पूंजी उपभोग को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मूल्यह्रास। ठीक है, मूल्यह्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे एक नहीं कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारी नदियां हैं और उनके अपने अपने प्राचीन नाम हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली पूछा गया था कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वितस्ता। ठीक है, वितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम था। अब देखिए, जो अस्किनी है ये किसका प्राचीन नाम है? तो ये जो है ये चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, ये चिनाब का है। और ये विपाशा जो है ये किस नदी का प्राचीन नाम है? तो विपाशा जो है आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, व्यास का। ठीक है, और ये जो परुष्णी है ये कई बार पूछा है। परुष्णी है रावी नदी का, ठीक है, रावी नदी का। एक और क्वेश्चन रावी नदी से पूछा जाता है कई बार कि हड़प्पा शहर जो है, हिस्ट्री का, जो हड़प्पा शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो रावी नदी उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में डैश गांव में सदन होती थी। तो चोल प्रशासन में डैश गांव में सदन होती थी, जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभा। ठीक है, सभा इसका करेक्ट आंसर होगा। सभा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? चलिए इसका आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये जो है तीनों, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और एक है गुजरात। ठीक है, ये तापी बेसिन का हिस्सा है, थोड़ा सा कवर करता है इसे। राजस्थान इसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हेड्रोन कोलाइडर LHC और MRI स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अति आवश्यक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है? तो क्वेश्चन को दोबारा सुनिएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हेड्रोन कोलाइडर और MRI स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है? अब इसके ऑप्शन देखिए और इसका आंसर कीजिए। नियॉन, आर्गन, क्लोरीन और हीलियम। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, हीलियम जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा है और इस टॉपिक से क्वेश्चन श्योर पूछे जाते हैं। मृणालिनी साराभाई किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? इसका आंसर आप लोगों को करना है, ये क्वेश्चन श्योर पूछा जाता है। मृणालिनी साराभाई किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम और कथकली। साथ में एक और है, नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, याद रखिएगा, भरतनाट्यम, कथकली और एक है मोहिनीअट्टम। तो भरतनाट्यम और कथकली और मोहिनीअट्टम, ये तीनों जो है ये इन तीनों से संबंधित है। ठीक है,
अब ये जो मृणालिनी साराभाई है, इसको पद्म भूषण और पद्मश्री प्रदान किया गया है। तो पूछा जाता है साल, किस साल में, तो इनको पद्म भूषण 1992 में मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। और पद्मश्री जो मिला था वो 1965 में मिला था। पद्म भूषण 1992, पद्मश्री 1965 में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। क्वेश्चन दोबारा, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। ऑप्शन देखिए, सूफीवाद, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ऑप्शन देख के तो कोई भी आंसर ट्राई कर सकता है टिक करने का। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, शैव धर्म। शैव धर्म के माने शैव धर्म से वो संबंधित है। तो अब यहाँ पे जिक्र किसका हुआ है? भारतनाट्यम का। तो अगर भारतनाट्यम का पूछे ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देखिए इसका, ये है ऑप्शन, अली अकबर खां, विलायत खां, बहादुर खां और अमजद अली खान। ट्राई कीजिए। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलायत खां, ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विलायत खान। ये जो है सितार वादन से संबंधित है, उनको महारत हासिल है। अब इन्हें भी कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड जो हैं मिले हैं। 1964 साल आपको याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है। 1968 और 2000, ये तीनों सालों में इनको क्या क्या अवार्ड मिला है? तो 1964 और 1968 में इन्हें पद्मश्री मिला है, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। और 2000 में पद्म भूषण मिला है, ठीक है, पद्म भूषण 2000 में पद्म भूषण। और 1964 ये 64 और 1968 में पद्मश्री मिला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन खेल से रिलेटेड है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि अब आपको 2023 का पूछा जाएगा, 22 का चांस कम है, पूछा भी जा सकता है, इसीलिए आपको देख लेना चाहिए। तो कौन सा देश AFC महिला एशिया फुटबॉल 2022 का आयोजक था? इसका सही आंसर होगा भारत, ठीक है, भारत जो है इसका आयोजक था। और इसका संस्करण अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है 20वें संस्करण का आयोजक जो है भारत देश में हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा सकता है इसके बारे में। इसमें जो है चीन PR ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराया था, ठीक है। ये मुंबई में स्थित DY पाटिल का क्रिकेट स्टेडियम है ही नहीं, क्रिकेट स्टेडियम तो DY पाटिल का है ही, लेकिन DY पाटिल स्टेडियम में हराया था, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको जानना है, कहाँ हुआ था ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। चीन PR, ठीक है, चीन PR ने दक्षिण कोरिया को हराया था, मतलब जीता कौन था? चीन PR। कितना? 3-2 से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। टाइगर लीजन
या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगर पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस की पार्टी के बारे में, राजनीतिक पार्टी, तो इनकी पार्टी का नाम क्या था? तो इसका ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये साइंस का क्वेश्चन है। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताना है जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं, जिसमें वे अपने बच्चों को पाल सकें। ऑप्शन देखिए, ए बी सी, यही तीनों में आंसर होगा, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा साव परजीविता। आपको थोड़ा समझना होगा ये साव परजीविता है क्या। ठीक है, तो साव परजीविता, ये जो साव परजीविता है इसका एक उदाहरण जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोयल का जो पंछी है ना, वही इसका उदाहरण है। ठीक है, कोयल, आप लोगों ने सुना होगा कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो हमेशा कौवे के घोंसले में अंडा देती है, और उसका जो बच्चा भी होता है वो कौवा का ही पालन पोषण सब उसी का है। तो साव परजीविता का उदाहरण कोयल ही है। तो वही है, कोयल ही ऐसा जीव है, पंछी है, जो अपना घोंसला नहीं बना के दूसरे के घोंसले में अंडा देती है। तो यही है साव परजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण, पूछा जा सकता है उदाहरण के रूप में कभी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर। ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर बोल रहा है जो जनजातीय जनसंख्या है उसका आरोही क्रम व्यवस्थित करें। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा। ठीक है, छोटा से बड़ा, बहुत कोई को कन्फ्यूजन होता है आरोही और अवरोही में। तो आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा, यानी कि यहाँ पे आपको 3 स्टेट का नाम दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इन तीनों में बताना है कि सबसे कम किस में है और सबसे उससे कम, फिर उससे कम, माने उससे ज़्यादा। तो आरोही क्रम में बताना है जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, क्रम, सही क्रम इसका क्या होगा, तो सबसे कम होगा 9.02%, ये उड़ीसा में होगा। ठीक है, उसके बाद 10% के साथ आएगा महाराष्ट्र, उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश 14% के साथ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CBA, माने करेक्ट ऑर्डर इसका यही होगा। तो CBA, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। पहला उड़ीसा कितना है, 9.2%, महाराष्ट्र में है 10.1% और 14.7% है मध्य प्रदेश में। तो ये छोटा से बड़ा हम लोगों ने आरोही क्रम में देख लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो आपको लाइक करना है, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज पहला सेट है, CGL के एग्ज़ाम तक एक एक सेट हम लोगों को कवर करना है। तो जिनको अपने आप को टेस्ट करना है वो आराम से वीडियो देखें और टेस्ट लगाएं, आपका मार्क्स आपको पता चलेगा। किस औद्योगिक नीति में अति उद्योग के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये की है? क्वेश्चन सुनिएगा, किस औद्योगिक नीति में अति उद्योग के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1980। ठीक है, 1980, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है?
तो नागरिकता से संबंधित कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 5 से 11। 5 से 11 जो है ये नागरिकता से संबंधित है, भाग 2 में। ठीक है, भाग अगर पूछे तो भाग 2 में 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा, सेशन होगा, उसमें और अच्छे अच्छे प्रश्न के साथ आएंगे। सारा ऑफिशियल क्वेश्चन होगा। ये पहला सेट था, अगले सेट फिर से अगला दिन हम लोग देखेंगे। तो जो करंट का क्वेश्चन था वो कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिया है मैंने, क्योंकि करंट जो है आपको नहीं पढ़ना है, वो आपको अपडेटेड पढ़ना है। इसमें पुराना करंट है जो कि पिछले साल का था। तो अभी आपको अपडेटेड करंट अफेयर्स पढ़ना है, इसीलिए 18 क्वेश्चन यहाँ पे है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।